दक्ष की कितनी आसानी से जीतने पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। रवि एक बार फिर दक्ष को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन की रिक्वेस्ट नहीं उठाता। दक्ष को निशा के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए वो और गेम नहीं खेलना चाहता था। लेकिन जब उसे लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार आने लगती है तो आर्य एक बार वो रिक्वेस्ट उठा ही लेता है। अब बोलो क्या हुआ? मैंने एक ही मैच के लिए तुमसे कहा था और वो पूरा हो चुका है। मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए मैं और नहीं चाहता, दक्ष कहता है। तुमने गेम में जरूर चीटिंग की है, तुम इतनी आसानी से उसको कैसे हरा सकते हो? वो लड़की दक्ष से पूछता है। देखो, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, बस तुम्हारा दोस्त ही कुछ ज्यादा ही कमजोर था। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे कहता है। हालांकि उसे लड़की के दोस्त वहां पर आ गए थे और उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो सब कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो बस उन दोनों की बातें सुनते रहते हैं। तुम जरूर कुछ छुपा रहे, वो लड़की कहती है। तुम्हें एक बार और मेरे दोस्त से लड़ना होगा। ठीक है, लेकिन आज नहीं, मैं कल सुबह ऑनलाइन आ जाऊंगा। तुम्हें जिसको लेकर आना है उसको अपने साथ ले आना, दक्ष कहता है और गेम से बाहर चला जाता है। तो तुम्हें मैं कल भी सबक सिखाती हूं, वो लड़की कहती है और गेम से बाहर आ जाती है। गेम से बाहर आने के बाद दक्ष अपने कमरे में चला जाता है ताकि वो शाम के लिए तैयार हो सके। फिर दक्ष अपने बैग का सारा सामान निकालकर बाहर रखने लगता है। तभी उसके हाथ में को सोने के रंग का खंजर आता है, जिसके चक्कर में उसे बेस्ट से लड़ना पड़ा था और उससे बेस्ट को हराने के चक्कर में वो मरते मरते बचा था। ऐसा भी क्या है इस खंजर में? और ये उसे पत्थर के बीच में आपकी बात कर क्या रहा था? दक्ष उसे पत्थर को देखते हुए पहुंचता है और फिर कुछ काटने की कोशिश करता है। हालांकि उसे खंजर से कोई भी चीज नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि उसे पर जरा भी धार नहीं है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। फिर दक्ष उसे खंजर को तोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो खंजर काफी मजबूत था, इसलिए जरा सा भी असर नहीं हुआ था। दक्ष उस खंजर पर अपना ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको वही टेबल पर रख देता है और तैयार होकर निशा से मिलने के लिए चला जाता है। दक्ष के कमरे से बाहर जाते ही वो खंजर हिलने लगता है और उसके अंदर से गोल्डन चमक बाहर आने लगती है और कुछ ही पलों में वो ठीक भी हो जाता है, जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। वही दक्ष निशा का वेट करने लगता है। रात के 8 भेजते ही दक्ष निशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वैसे तो उस जगह पर ज्यादा रेस्टोरेंट नहीं थे, फिर भी दक्ष उन सब में अच्छा ढूंढता है और निशा को उस जगह पर लेकर जाता है। दक्ष पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर खाने पर जा रहा था, इसलिए उसको पता नहीं था कि क्या करते हैं। दक्ष ने कुछ फिल्म ही देखी थी और अब वो उस हिसाब से ही करने वाला था। दक्ष ने उस रेस्टोरेंट में एक टेबल पहले ही बुक कर ली थी। फिर दक्ष निशा को वहां पर बिठाते हैं और उसे पूछता है कि वो क्या देगी। फिर दक्ष निशा की पसंद का खाना ऑन ऑर्डर करता है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दक्ष निशा से डांस के लिए पूछता है, क्योंकि उसने पुरानी फिल्मों में देखा था कि जब भी किसी लड़की के साथ जो तब उसे डांस के लिए पूछो। दक्ष के मुंह से डांस का नाम सुनकर निशा हैरान थी और दक्ष को ही देख रही थी, लेकिन उसे रेस्टोरेंट में एक तरफ काफी लोग डांस कर रहे थे, इसीलिए निशा भी दक्ष के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है और फिर दक्ष निशा का हाथ पकड़कर उसे जगह पर ले जाता है। हालांकि दक्ष डांस में ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत आता था। जब वो डांस करने गए तो वो दोनों सबसे बेकार डांस कर रहे थे, जिस कारण सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। जब निशा ने देखा कि सब उन्हें ही देख रहे हैं तो वो दक्ष के साथ वहां से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद दक्ष हंसने लगता है और दक्ष को हंसता हुआ देख निशा भी हंसने लगती है। तुम कितना बड़ा डांस करती हो, इसलिए सब तुम्हें ही देख रहे थे, कुछ सीख लो मुझसे, दक्ष हंसते हुए निशा से कहता है। गलत, सब मुझे नहीं, तुम्हें देख रहे थे। तुम बेकार डांस करते हो, तुमको सीखना है, चाहिए सब तुम्हें ही देखकर हंस रहे थे, मुझे नहीं, निशा दक्ष से कहती है। उसके चेहरे पर भी अभी स्माइल थी। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। अच्छा, तुम मेरे साथ कल शिकार पर चलोगे? निशा दक्ष से पूछता है। हाँ, क्यों नहीं, कल 10 बजे चलते हैं, दक्ष निशा से कहता है। सुबह सुबह क्यों नहीं, हम जल्दी भी तो जा सकते हैं, निशा दक्ष से पूछता है। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन मुझे सुबह कुछ काम है, पहले मैं वो कर लूं,
फिर उसके बाद चलते हैं। दक्ष कहता है। क्या काम? निशा पूछता है। ऐसे ही छोटा सा काम है, कुछ देर में पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे कमरे पर आ जाऊंगा और फिर हम बाहर शिकार के लिए चलेंगे, दक्ष कहता है। और इस बार निशा उसे आगे कुछ नहीं पूछता। रात काफी हो गई है, हमें अभी चलना चाहिए, निशा कहती है। चलो ठीक है, चलते हैं, दक्ष कहता है और निशा के साथ देव आश्रम चला जाता है। निशा को उसके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद दक्ष बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह दक्ष उठते ही कुछ देर आराम करके अपने ड्रैगन के साथ खेलता है और उसके बाद उसे कमरे में ही छोड़कर वीआर गेम के लिए चला जाता है। वीआर गेम के अंदर जाने से पहले दक्ष उसको 2 घंटे के लिए किराए पर लेटा है। दक्ष को इतना समय काफी लगता है उसे लड़की की अकड़ तोड़ने के लिए। दक्ष को गेम के अंदर आता हुआ देख वो लड़की उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। दक्ष कुछ नहीं सोचता और उसे उठा लेता है, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर दक्ष हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अरीना में 20 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। दक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने इतने लोगों को वहां पर क्यों बुलाया है। तुमने इतने लोगों को इकट्ठा क्यों किया है? दक्ष उसे लड़की से पूछता है। ये सभी मेरे दोस्त हैं और कुछ उनके दोस्त हैं, ये सभी सबसे मजबूत अपोनेंट्स हैं जो तुम्हें हर आएंगे, वो लड़की कहती है। दक्ष लड़ने के लिए ये गेम नहीं खेल रहा था, उसे तो दूसरों को देख देख कर सीखना था ताकि वो अपने आप को अच्छा बना सके। अब तक दक्ष का कवच और उसकी तलवार भी ठीक हो गई थी और अब दक्ष उसका इस्तेमाल करने वाला था ताकि वो अच्छे से तलवार चलानी सीख सके। फिर दक्ष अपना कवच पहन लेता है और अपनी तलवार को अपने हाथों में पकड़ देता है। फिर दक्ष पूछता है, तो बताओ, पहले मुझे किसी से लड़ना होगा, तुम्हारे पास केवल 2 ही घंटे हैं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और शायद अगली बार मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं उठाने वाला। दक्ष स्माइल के साथ उसे लड़की से कहता है। ठीक है, पहले तुम रॉकी से लड़ोगे, वो लड़की कहती है। उसे लड़की के मुंह से रॉकी का नाम सुनकर आज जिनका पृथ्वी ग्रह वाले रॉकी की याद आ जाती है। फिर उसका मन करता है कि वो उसे अपना बदला ले ले। एक बार शिकार से वापस आने के बाद गुरुदेव से पूछूंगा कि वापस से पृथ्वी ग्रह पर कैसे जा सकता हूं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने चाचा से भी मिल करना होगा, उनसे भी मिले हुए काफी समय हो गया है, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष रॉकी के साथ अपना मैच शुरू कर देता है। जहां रॉकी इधर उधर मूव कर रहा था, उसी जगह दक्ष बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे इस लड़ाई से कोई परवाह ही ना हो। लेकिन दक्ष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दक्ष की आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अपने मकड़े वाली डेविल शोल पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो हर एक चीज साफ देख सकता था। दक्ष को इतने दिनों में पता चल गया था कि ये शोल रात में लगाने पर दिन जैसा दिखने लगती है और अगर कोई जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो उसको भी धीरे कर कर दिखा सकती है। दक्ष उन सब की स्किल देखना चाहता था, इसलिए वो उसे करता शोल को इस्तेमाल करता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, रॉकी अपने हथौड़े के साथ दक्ष पर वार करने लगता है, लेकिन दक्ष को उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उसके हर एक मूव को देखता रहता है ताकि वो उनको अच्छे से समझ सके। दक्ष कई बार उसके हमले से बच जाता है। जब दक्ष को लगता है कि इससे और सीखने लायक कुछ नहीं है, तब दक्ष उसे पर हमला करने के लिए आगे जाता है और कुछ ही बार में उसको गेम से बाहर कर देता है। अपने एक दोस्त को ऐसे गेम से बाहर होता हुआ देख वो लड़की गुस्से में नजर आने लगती है। उसके बाद दक्ष पहले उसे लड़की से बात करता है। क्यों, तुम्हारा ये दोस्ती उससे भी बेकार था, इससे अच्छा तो पहले वाले को ही ले आती। दक्ष उसे लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम ज्यादा मत बनो, मुझे पता है तुमने जरूर चीटिंग की होगी, इसलिए अब तुम ऐसे ही लड़ोगे जिससे तुम कभी जीत ही नहीं सकते। ये है मेरा दोस्त करण, ये तलवार चलाने में हमारी अकादमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, वो लड़की कहती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमें इतना टाइम हो गया पर मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, दक्ष उसे लड़की से पूछता है। मेरा नाम पायल मदान है। तो ठीक है, पायल भेजो अपने करण को, उससे भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, दक्ष कहता है और करण की रिक्वेस्ट उठा लेता है। जब दक्ष करण के साथ मैच में था, वही पायल अपने एक दोस्त से कहती है, जो और मास्टर को बुलाकर लेकर आओ। इस लड़की के लिए मास्टर की क्या जरूरत है, इसको तो हम भी हरा सकते हैं। वो लड़का कहता है, जितना कहा गया है उतना करो और जल्दी से मास्टर को लेकर आओ, पायल कहती है। वो लड़का कुछ नहीं और बोलना और मास्टर को लेने चला जाता है।
कुछ देर बाद एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी गेम के अंदर आ जाता है। उसे आदमी की उम्र 45 से 50 साल के बीच में थी और उसने काले कपड़े पहन रखे थे। ये करण किसके साथ लड़ रहा है मास्टर? पूछते हैं। पता नहीं मास्टर, कोई अनजान आईडी है जो सबको हारती जा रही है, एक लड़का कहता है। फिर मास्टर करण और दक्ष का मैच देखने लगते हैं। मैच के अंदर करण अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। दक्ष ने अपनी सोल पहन रखी थी, फिर भी उसे करण के मूव बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहे थे। दक्ष सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर वो अपनी सोल को निकाल दे तो उसे करण कितना तेज नजर आएगा। हालांकि दक्ष करण से जरा भी नहीं डरता है और उसकी हर एक मूव्स को सीखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन करण के मूव बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे और एक बार में दक्ष उसके किसी भी मूव को समझने में परेशान हो रहा था। दक्ष उसे मैच को खत्म तो करना चाहता था, लेकिन करण उसे काफी ज्यादा तेज था। तुमने ये तलवार चलानी कहां से सीखी है? दक्ष उसके हमले से बचते हुए पूछता है। उसे तुम्हें क्या, तुम तो बस मारो, करण कहता है। करण की बात सुनकर दक्ष स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद दक्ष को समझ आ जाता है कि करण की चाल क्या है और वो किस हिसाब से उसे पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही दक्ष उसके हमलों को समझने लगता है तो दक्ष मैच को और लंबा खींचने लगता है। वो उसे जल्दी से खत्म नहीं करना चाहता था। दक्ष जितना हो सके उतना उसे एक बार में सीख लेना चाहता था, क्योंकि उसने ये गेम सीखने के लिए ही शुरू किया था और अब भी वो यही कर रहा था। उसे किसी को हराने से कोई मतलब नहीं था। जब दक्ष उसके हर एक मूव को उसी हिसाब से चलने लगता है तब मास्टर कहते हैं, ये लड़का काफी कमल का है, ये करण के हर एक मूव को चुरा रहा है और इस पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में तो पक्का पता है। फिर दक्ष अपनी तलवार को घुमाता है और सामने खड़े करण पर उसी के हमले उसी पर करने लगता है। करण को बचाव करना नहीं आता था, वो बस लड़ना जानता था। इसलिए वो पहले बिना रुके दक्ष पर वार करता जा रहा था, लेकिन अब पासा बिल्कुल बदल गया है। दक्ष बिना रुके करण पर उसी के हमले कर रहा था जिस करण को पसीना आना शुरू हो गया था। करण उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन दक्ष उसको एक भी मौका नहीं देना चाहता था और देखते ही देखते करण की हेल्थ कम होने लगती है और वो हारने की कगार पर आ जाता है। करण को ऐसी हारता हुआ देख पायल तो हैरान थी ही, उसके साथ साथ उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनकी पूरी अकादमी में ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं थी जो करण को तलवार में हरा सके। करण उन सब में सबसे ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। मास्टर वहां पर खड़े होकर चुपचाप करण और दक्ष की लड़ाई देख रहे थे। फिर कुछ और हमले और करण गेम से बाहर। फिर दक्ष एक बार फिर पायल की रिक्वेस्ट उठा लेता है, तो अब बोलो मैडम, तुम्हारा ये भी आदमी गया और कोई है जो मुझसे लड़ सकता है? वैसे तुम्हारा समय खत्म होता जा रहा है, इसलिए आखिरी मौका है किसी अच्छे को भेजना। मैं सबसे अच्छे को ही भेजूंगी, पायल कहती है। दक्ष करण को हराकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इस बात पर पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सीधी मास्टर से कहती है, मास्टर, अब आपको ही इसे हराना होगा, क्योंकि आप ही इसको हरा सकते हैं। तुम्हें रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इसे लड़ना चाहता हूं। मुझे भी काफी टाइम हो गया है किसी अच्छे खिलाड़ी से लड़े हुए, और मुझे लगता है ये लड़का सबसे अलग है, मास्टर कहते हैं और दक्ष को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। मास्टर को दक्ष के साथ लड़ते हुए देखा, उसे एरिना में लोगों की गिनती एक साथ बढ़ाने शुरू हो गई। एक आश्रम में ये बात फैल गई कि मास्टर किसी अनजान लड़के से गेम के अंदर करने वाले हैं और सभी जल्दी से जल्दी उनका मैच देखने के लिए VR गेम के अंदर चले जाते हैं। और देखते ही देखते दक्ष नोटिस करता है कि वहां पर 1000 लोग मौजूद हो गए हैं, शायद उनसे भी ज्यादा। कुछ लड़के तो वीडियो भी बनने लगते हैं ताकि वो उसे इंटरनेट पर डाल सके। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं। दक्ष बस इधर उधर देख रहा था। फिर दक्ष सोचता है, जरूर ये कोई खास बंदा होगा जिसका मैच देखने के लिए ये सभी लोग आए हैं। दक्ष को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है, इसलिए दक्ष उसे एक आम लड़का ही समझ रहा था। तो मैच शुरू करते हैं, दक्ष कहता है। जैसा तुम चाहो, मास्टर शांत आवाज में कहते हैं, और उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। फिर देखते ही देखते मास्टर के हाथ में एक लाल रंग की मोटी तलवार नजर आने लगती है
वो तलवार इतनी भारी नजर आ रही थी कि उसे कोई उठाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मास्टर उसे बड़े आराम से उठा पा रहे थे। दक्ष ने ऐसी तलवार कहीं पर भी नहीं देखी थी। उसे तलवार के सामने दक्ष की तलवार तो बिल्कुल पतली और छोटी नजर आ रही थी। दक्ष सोच रहा था कि वो इस तलवार का इस्तेमाल करें भी या नहीं। फिर मास्टर 2 कदम आगे रखते हैं और अपनी तलवार घूमकर दक्ष पर पार करते हैं। दक्ष एकदम से हुए इस हमले से चौंक जाता है और उससे बचने के लिए अपनी तलवार को बीच में कर देता है। जब तलवार से तलवार टकराती है तो एक ऐसी आवाज निकलती है जिसे सुनकर अरीना में बैठे लोगों के कानों के पर्दे फटने की हालत में हो जाते हैं। उस तरफ दक्ष पीछे जाकर गिर जाता है। दक्ष अपनी तलवार को देखा है, लेकिन उसकी दरबार बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। दक्ष समझ जाता है कि उसकी तलवार भी लेवल 5 की डेविल शोल ही होगी, इसलिए दक्ष उसे कमजोर समझने की बिल्कुल भी करती नहीं कर सकता था। दक्ष लंबी सांस लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। दक्ष उनके हर एक मूव को देखा है कि वो कहां से हमले कर सकते हैं और फिर उनके हमलों से बचने की सोच लेता है। लेकिन जैसे ही मास्टर दक्ष पर हमला करते हैं तो दक्ष हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसा दक्ष ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। दक्ष ने जहां पर हमला होना सोचा था उसके दूसरी तरफ हमला हो जाता है। दक्ष जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपनी तलवार से उसे समय से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला बहुत ज्यादा तेज था और उसके अंदर एक अलग ही पावर मौजूद थी, जिसकी वजह से दक्ष पीछे हो जाता है। दक्ष को पता था कि वो इसे आसानी से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए कुछ सोचे लगता है। दक्ष अपनी सभी स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो उसे हराने में नाकाम रहता है। दूसरी तरफ मास्टर अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था और समय समय पर दक्ष पर हमला कर रहा था, और उन हमलों से भी दक्ष को बचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब भी मास्टर दक्ष पर हमला करते तो उसे हमले की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती कि उसके सामने तो कर्ण की भी स्पीड कुछ नहीं थी। दक्ष बिना अपनी शोल के उनसे लड़ने की सोच भी नहीं सकता था। फिर एक बार दक्ष के सीने को जीते हुए निकल जाता है और उसी के साथ दक्ष की 25% तक हेल्थ कम हो जाती है। ये देखकर दक्ष बहुत ज्यादा हैरान था कि उसे तलवार ने उसके सबसे मजबूत कवच के साथ भी उसे इतना नुकसान पहुंचा है। दक्ष मास्टर की हर एक हमलों को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तलवार के सामने दक्ष की तलवार कुछ भी नहीं लग रही थी। फिर भी दक्ष को पता था कि उसकी तलवार में जहर मौजूद है। अगर वो मास्टर पर एक भी पार कर देता है तब भी मास्टर काफी हद तक घायल हो जाएंगे और धीरे धीरे कर उनकी हेल्थ अपने आप काम हो जाएगी और वो आराम से ये मैच जीत सकता है। लेकिन मास्टर दक्ष को अपने ऊपर पार करने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। दक्ष अभी अपने गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऐसे बीच में अपने गॉन्टलेट नहीं बदल सकता था। अगर उसने पहले अपनी तलवार नहीं होती तब शायद वो गेम के बीच में अपने हथियार बदल सकता था, लेकिन उसने गेम शुरू होने से पहले ही अपनी तलवार ले ली थी, और जब तक उसके पास वो तलवार है वो अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दक्ष को इसी बात का अफसोस हो रहा था कि उसने पहले अपने वो वाले हथियार क्यों नहीं दिए। अगर वो हथियार उसने लिए होते तो अब तक उसे तलवार के 2 टुकड़े मौजूद होते। उन दोनों का मैच चलते हुए काफी देर हो जाती है और दक्ष को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका समय पूरा हुआ। फिर दक्ष पीछे हो जाता है और अपने आप गेम से बाहर निकल जाता है। दक्ष को गेम से ऐसे बाहर जाता हुआ देख पायल और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा कुछ होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि दक्ष ने गेम छोड़ दिया है और उसने अपनी हार मान ली है। लेकिन मास्टर को पता था कि दक्ष इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं है। कुछ तो हुआ है उसके साथ। वो ही गेम से बाहर आने के बाद दक्ष खुद पर चिल्लाता है और जल्दी से कुछ घंटे के लिए VR गेम फिर से किराए पर ले लेता है। दक्ष उसे आदमी के साथ और ज्यादा लड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से गेम में वापस आता है और मास्टर को फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है। मास्टर भी उसकी रिक्वेस्ट देखकर स्माइल करते हैं और उसकी रिक्वेस्ट उठा लेते हैं। दक्ष को फिर से गेम के अंदर आता हुआ देख पायल और उसके सभी दोस्त हैरानी से दक्ष को देखने लगते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मास्टर दक्ष से पूछते हैं। मैंने VR गेम 2 घंटे के लिए किराए पर लिया था, लेकिन वो समय पूरा होने पर मुझे गेम ने अपने आप गेम से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं इसे लंबे समय तक ले लिया है, इसलिए हम अपना मैच पूरा कर सकते हैं।
दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। दक्ष की ये बात सुनकर पायल की तो मानो खुशी ही चली गई थी, लेकिन उसे पता था कि मास्टर आसानी से दक्ष को हरा सकते हैं। उसे मास्टर के ऊपर पूरा विश्वास था। फिर से मैच शुरू होता है और देखते ही देखते एक बार फिर पहले जैसा माहौल बनने लगता है। मास्टर दक्ष पर एक के बाद एक वार करते जा रहे थे और वो ही दक्ष उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। इस बार दक्ष के पास एक मौका था और गेम शुरू होने से पहले ही उसने अपने 2 हथियार गेम के अंदर सेलेक्ट कर लिए थे। दूसरा हथियार और कोई नहीं, उसका गॉन्टलेट था। वो उसका इस्तेमाल तभी करने वाला था जब उसकी सच में जरूर हो, नहीं तो वो ये गेम वो हारने में खुश था। अगर दक्ष उसे तलवार के 2 टुकड़े कर देता है तो सभी यही सोचेंगे कि दक्ष का हथियार कितना पावरफुल था और सब फिर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगेंगे। दक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला था, इसलिए वो सोच रहा था कि जितना हो सके वो मास्टर से अपनी तलवार के साथ ही लड़ेगा। मास्टर दक्ष से लड़कर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें कोई ऐसा मिला था जो इतनी देर तक उनके सामने ऐसे टिक सके। लेकिन दक्ष सबसे ज्यादा अलग था, पता नहीं क्यों, पर दक्ष मास्टर को देखकर सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इन सब में नाकाम होता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा था, लेकिन दक्ष उसे इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मास्टर की स्किल उन्हें पर इस्तेमाल करेगा तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि बीच लड़ाई में ऐसी किसी की स्किल सीखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में सभी लोग उसे एक हैकर ही समझेंगे। दक्ष मास्टर की तलवार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर की तलवार का एक बार उसके पैरों पर हो जाता है, जिसे दक्ष की 20% हेल्थ और कम हो जाती है। अभी तक दक्ष ने मास्टर पर एक भी बार नहीं किया था, जिस वजह से दक्ष को ऐसा महसूस होने लगा था कि वो मास्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। उसको मास्टर से और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। इसलिए दक्ष मास्टर के बाहर से बचत हुआ मास्टर से कहता है, क्या आप बाद में भी मेरे साथ खेलना चाहेंगे? मैं आपसे आपकी तलवार चलानी सीखना चाहता हूं, दक्ष मास्टर से कहता है। वैसे तो मास्टर दक्ष के साथ खेलकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन मास्टर ऐसे ही किसी को भी अपनी तलवार चलानी नहीं सिखाने वाले थे, क्योंकि वो स्किल बहुत ज्यादा यूनिक थी। इसलिए उनको ऐसे ही कोई नहीं सीख सकता था। इसलिए मास्टर दक्ष की बात को टालते हुए उसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह स्किल सीख सकता हूं। कैसी शर्त? मुझे आपकी हर मंजूर होगी, दक्ष कहता है। अगर तुम मुझे इस मैच में हरा देते हो तो मैं तुम्हें यह स्किल सिखा दूंगा, मास्टर स्माइल के साथ दक्ष से कहते हैं। वो ही पायल और उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्टर दक्ष का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि अभी तक दक्ष ने मास्टर की जरा भी हेल्थ कम नहीं की थी। लेकिन दक्ष जानता था कि मास्टर उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो बस उसकी एक परीक्षा ले रहे हैं कि वो उनकी स्किल सीख सकता है या नहीं। इसलिए दक्ष फैसला कर लेता है कि वो ये मैच किसी भी कीमत पर जीतेगा, क्योंकि उससे ऐसी स्किल्स और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर वो एक बार ऐसी तलवार चलानी ठीक रहता है, तब शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उससे तलवार जाने में टक्कर दे सके। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपके हारने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा और फिर आपको मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही होगा और अपने हर एक मूव्स को सिखाना होगा, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है। मास्टर को दक्ष की स्माइल थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और दक्ष पर वार करते रहते हैं। दक्ष अपनी पूरी कोशिश करता है मास्टर के हमले से बचने की, लेकिन दक्ष उन्हें हराने में नाकाम होता जा रहा था और मास्टर का एक और बार दक्ष के कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे दक्ष की 30% तक हेल्थ और कम हो जाती है। लेकिन दक्ष हारने से पहले मास्टर को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाना ही जाता था, इसलिए वो आगे बढ़कर मास्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दक्ष उसमें भी फेल हो जाता है। ये एक असली मास्टर नजर आ रहे हैं। दक्ष उनके नाम को पढ़कर कहता है, क्योंकि मास्टर की एक गेम का आईडी नाम ही मास्टर था, इसलिए अब दक्ष को कोई शक नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़के से नहीं बल्कि एक मास्टर से ही लड़ रहा है। लेकिन फिर भी दक्ष पीछे नहीं हटाने वाला था। वो किसी भी कीमत पर मास्टर को हराने की सोच छीन लेता है। अगर वो उसमें फेल हो गया, तब शायद वो अपने एक बेहतरीन गुरु को हमेशा हमेशा के लिए को देगा, और उसे नहीं पता था कि मास्टर उसे कहां पर मिल सकते हैं। अगर मैं आपको नहीं हरा पाया तो क्या आप मुझे नहीं सिखाएंगे? दक्ष मास्टर से पूछता है। वो तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो या नहीं, क्योंकि अभी तक तुमने मुझ पर एक भी ऐसा हमला नहीं किया है जिसे मैं थोड़ा भी घायल हो सकूं। हालांकि तुम अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले लड़के हो, लेकिन इस बात से कुछ नहीं होता। अगर तुम सामने वाले को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो तुम किसी काम की नहीं हो, मास्टर अपनी ठंडी आवाज में कहते हैं। मास्टर की हर एक बात दक्ष की दिल पर लग रही थी और उसे पता था कि मास्टर जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। अगर वो किसी पर जरा भी वार नहीं कर सकता है तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे में वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। दक्ष सोचता है कि उसे अपने गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर वो गेम के अंदर ऐसी चीटिंग करता है और अपने उन सबसे खतरनाक हथियारों को ले आता है, तब शायद मास्टर उसे कुछ भी नहीं सिखाएंगे। इसलिए दक्ष उन हथियारों को लाने का अपना इरादा छोड़ देता है। लेकिन मास्टर को तो दक्ष को किसी भी कीमत पर हराना था, या फिर उन्हें इतना तो इम्प्रेस करना था कि वो उसे सीख सके। लेकिन दक्ष के पास ना तक कोई ऐसी शोल मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी स्किल जो उसे इस काम में मदद कर सके। हालांकि दक्ष ने कुछ स्किल सीखी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से ऐसी कौन सी स्किल है जो उसकी मदद कर सकती है। मास्टर दक्ष पर अपनी तलवार को गोल गोल घूमकर दक्ष पर वार करता है, लेकिन दक्ष उसी टाइम अपनी तलवार को बीच में ले आता है और एक जबरदस्त आवाज के साथ दक्ष काफी पीछे जाकर गिर जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो रियल वर्ल्ड में होता तो इस वार से मारा जाता। दक्ष फिर वापस से खड़ा होता है और मास्टर की तरफ देखते रहता है। दक्ष ने फैसला किया था कि वो अब उन्हें हरा कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करने पड़े। फिर दक्ष गेम के अंदर ही अपनी एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल करने की सोचता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। दक्ष उसे गेम के अंदर ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने वाला था। वो स्किल इस्तेमाल करने पर शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और अभी दक्ष बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसकी ऊर्जा पहले ही बहुत ज्यादा काम है। अगर वो ऐसे में स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे नहीं पता था कि क्या कुछ हो सकता है। दक्ष लंबी सांस लेता है और ब्लैक ब्लड कास्ट करने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर में उसका खून का रंग बदलने लगता है और वो देखते देखते कल होने लगता है। आज उनके लिए कवच की वजह से कोई उसके शरीर को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मास्टर को पता चल गया था कि ये लड़का कोई खतरनाक स्किल का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन मास्टर उसे स्किल को होने से रोकने नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि दक्ष क्या कुछ कर सकता है। फिर दक्ष के अंदर का डर खत्म होना शुरू हो जाता है और उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और इसी के साथ उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग नहीं लगता है। दक्ष को महसूस होता है कि बाहर उसका शरीर टूटकर गिर जाएगा, लेकिन अब भी दक्ष कुछ नहीं कर सकता था। अभी उसने ब्लैक ब्लड करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब उसे बीच में नहीं रोक सकता था। ठीक है, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन लंबे समय तक टिक सकता है, दक्ष मास्टर को देखते हुए कहता है। मास्टर कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें यह तो पता था कि दक्ष ने कोई ना कोई स्किल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्किल कौन सी है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी कोई स्किल नहीं देखी थी जिसका इतना बड़ा रिजल्ट आए गेम के अंदर ही दक्ष का शरीर का पता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुमने जिस भी स्किल का इस्तेमाल किया है उसे अभी बंद कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकती है। मास्टर अपनी आवाज में गंभीरता के साथ दक्ष से कहते हैं। नहीं, मैं अब स्किल को तभी बंद करूंगा जब मैं आपको हरा दूं, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर मास्टर और कोई जवाब नहीं देते और फिर दक्ष पर अपना एक और बार कर देते हैं। लेकिन इस बार दक्ष पहले ही तैयार था और उसे अब मास्टर के किसी भी वार की कोई जिंदा नहीं थी। जैसे ही मास्टर का वार उसकी तरफ आता है, तभी दक्ष अपनी तलवार से उसे रोक देता है। इस बार दक्ष जरा भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसकी आंखों में दर्द में साफ नजर आ रहा था। मास्टर को पता चल रहा था कि दक्ष उनसे जीतने के लिए कितना दर्द सह रहा है। दक्ष अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता जा रहा था। तभी दक्ष घूमता है और मास्टर के ऊपर अपनी तलवार से वार कर देता है। दक्ष की तलवार मास्टर के सीने को चीरते हुए निकल जाती है और इसी के साथ मास्टर की 10% तक हेल्थ कम हो जाती है। ये देखकर वहां के सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
और सबसे ज्यादा हैरान तो पायल थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष मास्टर पर हमला करने में कामयाब हो गया है। तभी मास्टर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन मास्टर अब पीछे नहीं हटते और दक्ष वार करते रहते हैं। वो इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। गेम के अंदर दक्ष की बॉडी अपने आप नीचे गिर जाती है। ये देखकर मास्टर हैरान खड़े रहते हैं, क्योंकि अभी भी दक्ष की हेल्थ बाकी थी। फिर भी दक्ष नीचे गिर गया था और कुछ देर बाद दक्ष उसे जगह से गायब हो जाता है। मास्टर को पता था कि दक्ष के साथ क्या हुआ होगा। दक्ष का शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया होगा कि वो बेहोश हो गया होगा, इसीलिए वो गेम के अंदर भी नीचे गिर गया था। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दक्ष के बेहोश होते ही मास्टर वो गेम आसानी से जीत जाते हैं। मास्टर को एक बार फिर जीता हुआ देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सभी जोर जोर से मास्टर का नाम लेने लगते हैं। लेकिन मास्टर वहीं पर खड़े होकर दक्ष के बारे में सोच रहे थे और फिर मास्टर दक्ष को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए उसके पास रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, ताकि वो बाद में उससे बात कर सके। वो गेम के अंदर एक मशीन लाल चमकने लगती है और कुछ आदमी जल्दी से उसे मशीन की तरफ जाते हैं और उसके अंदर से एक लड़की को बाहर निकलते हैं। किस्मत से इस टाइम राघव वो मैच खेलने आया था और उसके साथ विक्की भी मौजूद था। जब वो उसे नीचे गिरे हुए लड़के को देखते हैं तो वो जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। विक्की पूछता है, क्या हुआ है इसके साथ? फिर वहां का एक आदमी कहता है, किसने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये गेम खेल लिया है, इसलिए इसका शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बेहोश हो गया। मैंने इसे कहा था कि इस गेम को ज्यादा मत खेलना। विक्की कहता है, वो सब छोड़ और इसको इसके कमरे में ले चल, राघव कहता है। और फिर वो दोनों दक्ष को उसके कमरे में ले जाते हैं। दक्ष के शरीर से इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे और उसका पसीना नीचे गिर रहा था। कमरे में ले जाते हुए विक्की कहता है, हमें इसको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा थका हुआ है, इस दवा की भी जरूरत है। तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर को इसके कमरे में ही ले आऊंगा, राघव कहता है। जैसे ही दक्ष को उसके कमरे के अंदर लेकर ही जाते हैं, तभी निशा भी बाहर आ जाती है और जब वो दक्ष की ऐसी हालत देखी है तो वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। क्या हुआ है इसके साथ, निशा विक्की और राघव से पूछता है। फिर विक्की निशा को सारी बात बता देता है कि इसके साथ क्या हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही दक्ष का ड्रैगन उड़ते हुए दक्ष के पास आ जाता है, लेकिन इस वक्त दक्ष बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और बस बेहोश पड़ा हुआ था। फिर राघव डॉक्टर को लेने चला जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर को दक्ष के कमरे में ले आता है। जब डॉक्टर दक्ष की हालत देखता है तो कहता है, ये तो अगर थोड़ी देर और कुछ करता तो ये मर भी सकता था। फिर डॉक्टर उसे ग्लूकोज देते हैं और कुछ दवाइयां उसके अंदर मिला देते हैं। दक्ष कुछ समय तक बेहोश ही रहता है। फिर डॉक्टर तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन राघव, विक्की और निशा वहां पर रहते हैं। दक्ष का ड्रैगन भी दक्ष के बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था और कहीं पर भी नहीं जा रहा था। निशा ने उसे लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके पास नहीं गया और वापस दक्ष के कंधों के पास ही जाकर बैठ गया। वो दक्ष के उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस वक्त दक्ष की बहुत बुरी हालत थी। ऐसी भी इसको क्या जरूरत आन पड़ी थी जो ये इतनी देर तक वो गेम खेल रहा था। ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है जिसके लिए कोई अपने आप को इतना ज्यादा थक ले। निशा दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, हमें इसको आराम करने देना चाहिए, राघव कहता है। और फिर विक्की और निशा भी उसके साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं और बीच बीच में आकर वो दक्ष को देखते रहते हैं, लेकिन दक्ष नहीं उठाता। निशिका चौधरी भी दक्ष को देखने आता है, लेकिन वो भी दक्ष की ऐसी हालत देखकर उसे पर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि इतना गेम खेलने पर तुम्हें क्या सजा मिलती है। कुछ समय के बाद गुरुदेव भी वहां पर आते हैं और दक्ष को कुछ दवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी दक्ष नहीं उठाता और बेहोशी रहता है। 2 दिन के बाद दक्ष अपनी आंखें खोलता है और जब दक्ष धीरे धीरे बैठता है तो उसके सामने निशा, राघव, विक्की, गुरुदेव और निशिका चौधरी मौजूद थे। दक्ष के बैठते ही उसका ड्रैगन उड़ते हुए उसके कंधों पर आकर बैठ जाता है। अब तुम कुछ बताओगे निशिका? चौधरी दक्ष से पूछता है। मैं क्या बताऊं, दक्ष धीरे धीरे कहता है।
तुम इतनी देर तक वो गेम क्यों खेल रहे थे जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? फिर तुम वो खेलने क्यों गए? निशिका चौधरी पूछता है। मैं जब उसे गेम को खेल रहा था तब मुझे समय का अंदाजा ही नहीं लगा और मेरे साथ ये सब हो गया, दक्ष उन्हें बताता है। दक्ष सबको ये नहीं बताने वाला था कि वो मास्टर के साथ लड़ रहा था और उसने लड़ाई के बीच में अपनी सबसे खतरनाक स्किल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया। फिर गुरुदेव कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम अच्छे से बात करते हैं और दोबारा उसे गेम को खेलने मत जाना। दक्ष, हाँ, मैं सर हिलता है और फिर गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। उसके साथ निशिका दक्ष को एक बार और समझता है और वो भी वहां से चली जाती है। फिर विक्की और राघव दक्ष के पास जाते हैं और उसकी काफी डांटे हैं। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि इस गेम को ज्यादा मत खेलना, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। फिर तुम इतने समय तक क्यों खेल रहे थे? विक्की पूछता है। मैंने कहा ना, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, दक्ष स्माइल के साथ उसे कहता है। तुम ये सब बोलकर बाकियों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम उसे गेम को 1 घंटे तक आराम से खेल सकते हो और शायद 2 घंटे तक। उसे गेम को खेलने पर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने जरूर उससे भी कहीं गुना ज्यादा खेला होगा, विक्की दक्ष से कहता है। नहीं, मैंने वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खोला था, दक्ष विक्की से कहता है। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, क्योंकि दक्ष ने उसे गेम को 4 घंटे तक खेला था और उसे स्किल का भी इस्तेमाल कर लिया था, वो भी लड़ाई के बीचों बीच, जो उसे इतना नुकसान पहुंच गई। फिर विक्की और राघव दक्ष से कुछ देर बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब उसे कमरे में दक्ष और निशा ही मौजूद थी। तुमने ऐसा क्यों किया? सबके जाने के बाद निशा घबराई हुई आवाज में दक्ष से कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यहाँ पर मेरा और कोई दोस्त भी नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। बाहर शिकार पर जाने का दक्ष स्माइल के साथ निशा से कहता है। हम शिकार पर 2 बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ठीक ही नहीं होंगे तो मेरी मदद कौन करेगा? निशा स्माइल के साथ दक्ष से कहती है। वैसे मैंने तुम्हारे ड्रैगन काफी कुछ खाने को दिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, निशा कहती है। ये ऐसा ही है, अगर मैं को कुछ खाने को ना दूं तो ये कुछ नहीं खाता, दक्ष अपने ड्रैगन को देखते हुए कहता है, जो इस वक्त उसके कंधों पर बैठा हुआ था। चलो अब नहीं तो हम अगली बार शिकार पर चलेंगे, दक्ष कहता है। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आता हूं, निशा कहती है और वाह चली जाती है। मुझे उस स्किल को अच्छे से सीखना ही होगा, वो अगर बहुत ज्यादा मेरी ऊर्जा लेती है, अगर मैं उसको नहीं सीख पाया तो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं। मैं अगली बार उसको किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं रियल लाइफ में किसी से लड़ रहा होता और उसका इस्तेमाल कर लेता तो ये तो मुझे लड़ाई के बीच में ही बेहोश कर देती और शायद उसे टाइम में आसानी से मर भी जाता, दक्ष सोचता है। मुझे कोई और स्किल ढूंढनी होगी जो मेरी मदद कर सके। ऐसी लड़ाइयां में अभी मेरे पास एक ही है, ब्लैक ब्लड, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसको सीखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस स्किल को मैंने आधा तो सीख लिया है, लेकिन इसके आगे के पार्ट और भी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं और वो मेरी बहुत ज्यादा ऊर्जा खाएंगे। मुझे ठीक होने के बाद अपने सभी पॉइंट्स को पूरा करना होगा, दक्ष सोचता है और लंबी सांस छोड़ना है। फिर दक्ष खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम ठीक से जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। उसके पैर कांप रहे थे और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां अभी अभी टूटी हो। दक्ष कुछ कदम चलता है, लेकिन फिर उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए दक्ष वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। अब ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं ये सब कितने दिनों तक रहने वाला है, दक्ष सोचता है। वही एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जो देखने में 45 से 50 साल का नजर आ रहा था, वो अकेला एक कमरे में खड़ा हुआ था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो सीखना चाहती है, मैं उसे सिखाऊंगा। तुम सीखने के लिए इस हद तक जा सकते थे, ये मैंने सोचा नहीं था। तुम मर भी सकते थे। गेम के अंदर ऐसा बेहोश होने का मतलब ये है कि या तो मौत होगी या बेहोश, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जल्दी से जल्दी वापस गेम के अंदर आना, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, वो बूढ़ा आदमी कहता है, जो असल में मास्टर ही था। दक्ष कुछ दिनों तक और आराम करता है।
और फिर उसके बाद जब वे अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है तब दक्ष गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव के पास जाने के बाद दक्ष गुरुदेव से कहता है, मैं एक दिन के लिए पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। मुझे यहां पर आई हुई काफी समय हो गया है। मुझे अपने चाचा और अपने दोस्त से मिलना है। ठीक है, वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है, वहां पर तुम आराम कर पाओगे, गुरुदेव कहते हैं। और फिर वे दक्ष के साथ एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इस कमरे के अंदर जाते ही तुम जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकते हो, गुरुदेव दक्ष को बताते हैं। फिर दक्ष की कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद वहां पर कुछ सिस्टम बना हुआ होता है, एक कंप्यूटर के जैसे। दक्ष उसमें पृथ्वी ग्रह ढूंढता है और उसको उसके अंदर डाल देता है। और फिर दक्ष देखता है कि उसी कमरे में एक बैंगनी रंग का गोल चक्कर बन गया है। दक्ष समझ जाता है कि उसको उसके अंदर जाना होगा, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही दक्ष को अपना सर भारी होता हुआ महसूस होता है, लेकिन कुछ ही पलों में वे अपने आप को ठीक महसूस करने जाता है। दक्ष फिर अपने आप को पृथ्वी ग्रह पर पाता है, जहां से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। दक्ष खुश होता है और पृथ्वी ग्रह पर जाने लगता है, लेकिन जाते हुए दक्ष देखा है कि उसके एक हाथ पर एक ब्रेसलेट मौजूद है, जिसकी मदद से वे अब चाहे तो वापस भी जा सकता है। फिर दक्ष अपने घर के अंदर चला जाता है। किस्मत से आज उसके चाचा शंकर घर पर ही थे, नहीं तो वे हर टाइम शहर से दूर ही रहते थे। जब दक्ष के चाचा उसे देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगते हैं और सीधा जाकर दक्ष को गले लगा लेते हैं। दक्ष भी इतने समय के बाद अपने चाचा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। फिर उसके चाचा दक्ष से कहते हैं, ऐसा भी कौन सा कोर्स कर रहा है जिसके लिए 2 दिन में बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं निकल सकता। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अपने चाचा से कहता है, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, इसलिए बात नहीं होती और क्लास में फोन लेकर जाना माना है। दक्ष ऐसे ही कोई कहानी बनकर अपने चाचा को बताने लगता है और उसके चाचा मान जाते हैं। अपने चाचा को समझने के बाद दक्ष अपने दोस्त से मिलने के बारे में सोचता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। दक्ष को पता चलता है कि वो इस टाइम कॉलेज में है, इसलिए दक्ष वहीं पर जाने का फैसला करता है और कुछ ही देर में दक्ष कॉलेज तक आ जाता है। दक्ष की इस कॉलेज के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। दक्ष सब चीजों को देखा हुआ अंदर की तरफ जा रहा था और अपने दोस्त सचिन को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे सचिन तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक जानी पहचानी आवाज जरूर आई, तू ठीक हो गया बे? जब दक्ष पीछे मुड़कर देखा है तो वहां पर रॉकी खड़ा होता है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं। जब लंबे समय तक दक्ष नहीं आया था तब उनको यही लगा था कि वे अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए वे कॉलेज नहीं आ रहा। अब बस इनकी की कमी थी, दक्ष मन ही मन सोचता है। तू अभी तक इसी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, दक्ष रॉकी से कहता है। दक्ष के मुंह से ये शब्द सुनकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दक्ष के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। देख, मैं तुझे और मारना तो नहीं चाहता, क्योंकि तुम पिछली बार से कितने महीना में ज्यादा ठीक हुआ है और आते ही तूने फिर भी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। रॉकी दक्ष पर हंसते हुए कहता है, तू मेरे बारे में ज्यादा मत सोचकर तू अपना देख, दक्ष कहता है। लगता है तुझे एक बार और सबक सिखाना ही पड़ेगा, रॉकी कहता है। किसने रोका है? दक्ष एक खौफनाक स्माइल के साथ बैठा है। वैसे तो दक्ष को किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यह बात कुछ और थी, इसलिए दक्ष भी पीछे नहीं हटाने वाला था। दक्ष जानता था कि वे इतने समय में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, वे बिना शक्तियों के भी इसे तो हरा ही सकता है। कभी रॉकी दक्ष को करने के लिए आगे की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही रॉकी दक्ष पर मुक्का मारने वाला होता है, दक्ष उसका मुक्का बीच हवा में ही रोक देता है और एक खौफनाक स्माइल के साथ उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। रॉकी को मार खाता हुआ देख कॉलेज में सभी उसे देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं और देखते ही देखते आधा कॉलेज वहां पर खड़ा हो जाता है। लेकिन वे सब दक्ष को इतनी अच्छे से नहीं जानते थे जितना वे रॉकी को जानते थे, क्योंकि दक्ष एक लंबे समय से कॉलेज में नहीं आया था, लेकिन रॉकी हर रोज सभी को परेशान करता था, इसलिए सब उसको अच्छे से जानते थे। रॉकी के मुंह से हल्का खून आने लगा था। फिर वे अपना खून साफ करता है और दक्ष को गुस्से से देखने लगता है। तुम सब देखा जा रहे हो, मारो इसको, रॉकी अपने दोस्तों से कहता है।
रॉकी की इतनी बात सुनते ही उसके सभी दोस्त दक्ष पर वार करने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन दक्ष अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। जैसे जैसे उसके दोस्त उसके पास आ रहे थे, दक्ष सभी पर अपने मुक्कों की बारिश कर रहा था। दक्ष के वार से कोई भी नहीं बच पा रहा था। देखते ही देखते रॉकी के सभी नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर रॉकी बहुत ज्यादा हैरान था। वे सोच रहा था कि अब वे इसे कैसे हराए। मुझे पता है तू मुझे बाद में ढूंढेगा, इसलिए मैं पूछिए 2 घंटे का टाइम देता हूं। 2 घंटे के बाद मैं वापस यहीं पर आऊंगा। तब तक तुझे जिसको भी लेकर आना है लिया मुझे। ये आज खत्म ही करना है, क्योंकि कल मैं वापस चला जाऊंगा और पता नहीं वापस कब आऊंगा, तो तेरे पास अभी ही मौका है। अपने जितने बंदों को लेकर करना है लिया, दक्ष स्माइल के साथ रॉकी से कहता है और फिर सचिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। रॉकी भी वहां 1 मिनट नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि दक्ष और रॉकी की लड़ाई होने वाली है। रॉकी अपने आदमियों को लेने गया है, क्योंकि दक्ष ने अभी अभी उसे एक बार हरा दिया है। वहां दक्ष कुछ देर घूमने के बाद उसे सचिन दिख जाता है। फिर दक्ष सचिन के पास चला जाता है। कैसा है मेरा भाई? दक्ष सचिन से पूछता है। मैं तो ठीक हूं, पर तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है। मिलने भी नहीं आ सकती क्या? सचिन कहता है। एक लंबी कहानी है यार, तुझे बाद में बताऊंगा, दक्ष कहता है और एक पल उसे अपने साथ कैंटीन की तरफ ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद दक्ष अपने लिए और सचिन के लिए कुछ खाने और पीने का सामान देता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। अब बताओ कहां गया था तुम? सचिन पूछता है। तू यकीन ही नहीं करेगा मेरी बातों पर, दक्ष स्माइल के साथ कहता है। तो ये पहले बता तो सारी, उसके बाद में देखूंगा कि मुझे उन बातों पर यकीन करना है या नहीं, सचिन कहता है। मैंने उसे दिन तुझे अपना निशाना दिखाया था ना, और तूने कहा ये ऐसे ही है, लेकिन वे ऐसे ही नहीं था। उसे निशान की मदद से मैं एक अलग ही ग्रह पर चला गया था और वहां पर मुझे बहुत सी चीज देखी और अपने आप को उसे चीजों के हिसाब से था लिया, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा मजबूत हो गया हूं, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। दक्ष को सचिन से छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे पता भी हो तभी कुछ नहीं होगा। वे उसका बचपन का इकलौता दोस्त था, इसलिए वे से बता देता है। लेकिन सचिन का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इन सारी बातों पर यकीन हो भी रहा है या नहीं। तू झूठ बोल रहा है और तुझे नहीं बताना तो मत बता, सचिन कहता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा तो इस पर कर ले। फिर दक्ष वो बताता है जो उसने अपने चाचा को बताई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सचिन इस कहानी पर विश्वास कर रहा है, इसलिए दक्ष भी उसे यही बात देता है। फिर काफी देर दक्ष अपने दोस्त सचिन से बात करता है और उसके कुछ देर बाद दक्ष टाइम देखा है और फिर सचिन से कहता है, आज तुझे कुछ कमाल का दिखाता हूं। क्या मतलब? सचिन पूछता है। खुद देख लेना, दक्ष कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। दक्ष मैदान के बीचों बीच आ जाता है, जहां पर लगभग कॉलेज के सभी लोग आ गए थे। जब सचिन उनको वैसे ही वहां पर देखा है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि यहां पर क्या होने वाला है। दक्ष कुछ देर इंतजार करता है और उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा होता है, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। सारे कॉलेज के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रॉकी अकेला नहीं आया था। वे अपने साथ 50 से भी ज्यादा लोगों को लेकर आया था और उन सभी के हाथों में हथियार भी मौजूद थे। लेकिन दक्ष उनको देखकर भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? सचिन पूछता है। कुछ नहीं, पुराना बदला लेने आया है शायद, दक्ष मुस्कुराते हुए सचिन से कहता है और उसे पीछे कर खुद उनकी तरफ जाने लगता है। दक्ष उनसे कुछ कदम की दूरी पर रुक जाता है। तुझ में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है ना? आज मैं तुझे पूरे कॉलेज के सामने मारूंगा, रॉकी कहता है और अपने आदमियों को दक्ष पर हमला करने के लिए बोल देता है। फिर एक आदमी जिसके हाथ में एक मोटा लठ मौजूद था, वे दक्ष को करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वे दक्ष पर वार करने वाला था, दक्ष नीचे होकर उसके पेट पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसे आदमी के मुंह से खून निकल जाता है और वे वहीं पर गिर जाता है। अपने एक आदमी को एक ही बार में नीचे गिरता हुआ देख दक्ष को तो मानो 440 वोट का झटका लग गया हो। तुम सब देख क्या रहे हो एक साथ? जो और इसको मारो, रॉकी अपने सभी आदमियों से कहता है। इतना सुनते ही वे सभी के सभी दक्ष पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जाने लगते हैं। दक्ष की तरफ इतने लोगों को आता हुआ देख सचिन घबरा जाता है कि दक्ष को कुछ हो ना जाए, लेकिन दक्ष
कितने लोगों को देखकर भी जरा भी नहीं डरता। दक्ष इस लड़ाई में ना तो अपने किसी हथियार का इस्तेमाल करने वाला था और ना ही किसी कवच का। अगर वे उनका इस्तेमाल यहाँ पर ऐसे करता है तो सभी को बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, और दक्ष का मन किसी को भी बताने का नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने उसे ये सब करने से पहले ही मना कर दिया था। लेकिन उसने फिर भी सचिन को बताने की सोची। लेकिन ये बात अलग है कि सचिन ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वे सभी के सभी दक्ष की तरफ आ जाते हैं तब दक्ष उन पर मुक्कों की बारिश कर देता है और लगभग 2 मिनट में ही वे सारे के सारे लोग जमीन पर गाजर मूली की तरह नीचे पड़ जाते हैं, मानो वे सब बिल्कुल कमजोर थे। सभी को ये किसी फिल्म का सीन लग रहा था जहां पर एक हीरो 50-50 गुंडों पर भारी पड़ता हो, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी। ये बात सब जानते थे, इसलिए उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अकेला कितनों पर भारी पड़ सकता होगा। रॉकी के सभी आदमियों को हराने के बाद अब दक्ष उसे नहीं छोड़ने वाला था, उसे अच्छा सबक सिखाने वाला था। इसलिए दक्ष उसके पास जाता है और उसे पढ़कर उसे पर अपने मुक्के मारने लगता है। दक्ष जाने से पहले उसे अच्छा सबक सिखाने वाला था। कुछ देर करने के बाद दक्ष उससे कहता है, बता, अब तू अगली बार किसी की भी रैगिंग करेगा क्या? मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रॉकी गिरी हुई आवाज में कहता है। सबके पास मेरा नंबर तो होगा ही, इसके पास नहीं है। वे अपने बाजू वाले से ले लेना। अगर ये किसी को भी तंग करें तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। मैं वापस आ जाऊंगा और इसको इतना मारूंगा ये दोबारा का वे सब करने की सोचेगा भी नहीं। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। तूने सुन लिया ना, अब तू भी निकाल, दक्ष रॉकी से कहता है। और उसके बाद रॉकी वहां से ऐसे भाग जाता है जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हुई हो और वे कोई कीमती सामान चोरी कर कर जा रहा हो। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज के बाद रॉकी उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन दक्ष वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकने वाला था, इसलिए वे सचिन के साथ वहां से निकल जाता है। तूने ये सब कैसे किया? सचिन पूछता है। दक्ष उसको सच तो नहीं बताने वाला था क्योंकि वे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए दक्ष उसको कहता है कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर काफी लोग हैं जो मुझे लड़ने के तरीके बताते हैं और उसी तरीके से मैंने इसको हरा दिया। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। सचिन की उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर दक्ष सचिन को अपने घर ले जाता है। वे जाने से पहले सचिन और अपने चाचा के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे अगली बार कभी यहाँ पर आएगी और उसे यहाँ पर आने का कब मौका मिलेगा। दक्ष पूरे दिन फिर उन दोनों के साथ ही रहता है और उन दोनों से बातें करता रहता है। उसे पता था कि कुछ देर बाद उसे वापस जाना है, इसलिए वे उनसे कहता है कि वे अगली बार जल्दी ही उन सब से मिलने आएगा। दक्ष अपने चाचा और अपने दोस्त से मिलकर वापस देवगृह आ गया था। दक्ष वहां पर आने के बाद देखा है कि निशा का भाई कबीर भी वहां पर अब तक आ गया है। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए धन्यवाद कबीर, दक्ष से कहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे यहां तक रास्ता दिखाया था, तो मैं इतना तो कर सकता था तुम्हारे लिए, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। हम हमारी पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती कर सकते हैं क्या? कबीर पूछता है। हाँ, क्यों नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है और उससे हाथ मिला लेता है। निशा भी वहीं पर मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। इसे अच्छा लग रहा था कि दक्ष और उसके भाई के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अगर नहीं होता तो वे उन दोनों में से एक के साथ ही जात पाती। कबीर कहता है, जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो हमें बाहर शिकार के लिए एक मिशन निकालना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे जल्दी, दक्ष कहता है और निशा की तरफ देखने लगता है। दक्ष ने जाने से पहले अपने ड्रैगन को निशा को दिया था ताकि वे उसका एक दिन तक ध्यान रख सके, क्योंकि दक्ष उसे अपनी शोल में वापस नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। दक्ष के वापस आने के बाद उसका ड्रैगन उसके कंधों पर वापस आकर बैठ जाता है। निशा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वे कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि ये दक्ष का ही ड्रैगन है और उसी के साथ रहना पसंद करता है। दक्ष ने इतने समय तक उसे ये दिया, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद दक्ष गुरुदेव के पास जाता है। जब वे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए उसे गुरुदेव से कई सवाल पूछने थे कि उसे दिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। उसे डर था कि अगर वे पहले गुरुदेव से पूछेगा
तो गुरुदेव उसे सारी बात नहीं बताएंगे, लेकिन अब वे गुरुदेव से सारी बात पूछ सकता है। ये सोचकर दक्ष वहां पर चला जाता है। गुरुदेव कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दक्ष को आते हुए देखा तो वे काम बंद कर दक्ष के पास चले गए। तो कैसा महसूस कर रहे हो दक्ष? गुरुदेव पूछते हैं। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर पहले तो गुरुदेव कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, पहले बैठ जाओ, फिर हम बात करते हैं। दक्ष ऐसा ही करता है और बैठ जाता है। गुरुदेव के बैठने के बाद दक्ष उनसे पूछता है कि उसके साथ उसे दिन वैसा क्यों हुआ था। दक्ष उनको पूरी की पूरी कहानी बता देता है, लेकिन वे बस इतना बदल देता है कि वे बीस्ट एक लेवल 5 का था। वे गुरुदेव को फाइनल लेवल बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। गुरुदेव भी उसकी बात सुनकर हैरान नजर आ रहे थे और आदियां समझ जाता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अब आप मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? दक्ष कहता है। तुम वे सब की चिंता मत करो, तुम ठीक हो, यही सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछने नहीं आया हूं, मुझे ये पूछना है कि मेरे शरीर के अंदर उसे टाइम क्या हुआ था और वे वीर कौन था जो मेरे अंदर आ गया था? दक्ष कहता है। तुमने क्या कहा? वीर तुम्हारे अंदर आ गया था? गुरुदेव है हैरानी से पूछते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप वीर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप मुझे कुछ मत छुपाइए, दक्ष कहता है। अब मैं क्या करूं? इसे सब कुछ सच भी नहीं बता सकता हूं मैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही ये नहीं मानेगा। गुरुदेव मन ही मन सोचते हैं। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे अंदर एक रक्षा सिस्टम मौजूद है। जब भी तुम्हारी जान खतरे में होगी तब वे अपने आप एक्टिव हो जाएगा और फिर वे तुम्हारी जान बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बजा देता हूं कि तुम उसके चक्कर में अपनी जान खतरे में डालो, गुरुदेव कहते हैं। कैसा रक्षा सिस्टम? दक्ष पूछता है। जैसे तुम्हारे पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों को लेने पर तुम्हारे अंदर एक सुरक्षा सिस्टम आ गया है जो तुम्हारी जान बचाएगा जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं आ जाती, गुरुदेव कहते हैं। दक्ष को गुरुदेव की बात थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसके पास उनकी बातों पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। फिर दक्ष पूछता है, तो ये वीर कौन है? ये मुझे बिल्कुल ऐसी बात कर रहा था कि मानो अचानक से वे मेरे शरीर में आ गया हो। वे तुम्हारे सुरक्षा सिस्टम का एक नाम है। वे तुम्हारे अंदर पहली बार आया था, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था। तुम उसे बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होना था वे हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम अब किसी भी बड़े खतरे में मत जाना, गुरुदेव दक्ष से कहते हैं। दक्ष अपने सुरक्षा सिस्टम के बारे में और कुछ जानना चाहता था, लेकिन गुरुदेव उसे इस बारे में और कुछ नहीं बताते, इसलिए दक्ष फैसला करता है कि वे इस सुरक्षा सिस्टम के बारे में किताबों में पढ़ेगा। ये फैसला कर दक्ष लाइब्रेरी चला जाता है और वहां पर सारी किताबें के नाम देखने के बाद भी उसे ऐसी कोई किताब नहीं मिलती जिस पर सुरक्षा सिस्टम नाम लिखा हुआ हो। दक्ष इस बात से निराश हो जाता है क्योंकि उसे सुरक्षा सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। वहीं गुरुदेव अपने कमरे में बैठे यही सोच रहे थे कि दक्ष को कुछ पता नहीं चला। अगर उसे पता चल जाता तो उसे समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दक्ष के मन में इस बारे में शक पैदा हो गया है और वे अब इसके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी पता लगाने वाला था। कहीं एक अनजान ग्रह पर काल वीर के कमरे में जाता है। वीर अभी अभी अपनी ट्रेनिंग कर वापस आया था, इसलिए उसके शरीर पर कुछ घाव नजर आ रहे थे। तो कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? काल वीर से पूछता है। बहुत अच्छी चल रही है, हाफ ब्लड इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा है और अब तो उसने मुझे तलावत लानी भी सीखने शुरू कर दी, वीर काल को बताता है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें वे पसंद आ रहा है, काल कहता है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? वीर पूछता है। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना था, काल कहता है और वीर के सामने एक अंगूठी कर देता है। वीर उसे अंगूठी को लेता है और उसे ध्यान से देखने जाता है। फिर वीर पूछता है, इसमें ऐसा क्या है? ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी, ये तुम्हें अगली बार उसे ऊर्जा के गले में नहीं बनने देगी और तुम अपने शरीर पर नियंत्रण रख पाओगे। ये वैसी ही अंगूठी थी जैसी एक बार दक्ष को मिली थी, लेकिन बस उसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क था। वीर को काल की हर एक बात पर विश्वास था।
इसलिए वे उसे अंगूठी को पहन लेता है। अब तुम इस अंगूठी को कभी मत निकालना, नहीं तो तुम उसके पास वापस जा सकते हो, काल बी से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। बाहर जाने पर उसे हाफ ब्लड मिलता है। हाफ ब्लड महामहिम से कहता है, महामहिम, अपने वीर को ये अंगूठी किस लिए दी है? मैंने ये अंगूठी वीर को इसलिए नहीं दी ताकि वे उसके शरीर में ना जा सके, बल्कि ये अंगूठी मैं वीर को इसलिए दी है ताकि जब हम उसे दूसरे रक्षक यानी कि दक्ष को लेने जाएं और वे हमारे साथ आने से मना कर दें, तब हम उसको वहीं पर मार सके। अगर मैं ये अंगूठी उसे नहीं देता तो हम दक्ष को जान से नहीं मार पाते और उसके अंदर वीर आ जाता और उसे सारी बात पता चल जाती, और हम ऐसा होने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। काल हाफ ब्लड को बताता है और वहां से चला जाता है। वही दक्ष अपने कमरे में आ गया था और अपने कमरे में आने के बाद दक्ष सोचता है कि उसे एक बार फिर भी आ रही गेम के अंदर जाकर देखना चाहिए कि मास्टर वहां पर है या नहीं। दक्ष ने गेम के अंदर जाने से पहले फैसला किया था कि वे किसी से भी नहीं लड़ेगा, वे बस गेम के अंदर जाकर वापस आ जाएगा। दक्ष गेम को 1 घंटे के लिए किराए पर लेता है और उसे गेम के अंदर चला जाता है। गेम के अंदर जाने के बाद दक्ष देखा है कि उसे एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। जब दक्ष उसका नाम देखा है तो उसे उसका नाम पढ़कर खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फिर दक्ष जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वे रिक्वेस्ट मास्टर की थी, इसीलिए दक्ष जरा भी देर नहीं करना चाहता था। दक्ष कुछ देर इंतजार करता है और कुछ देर के बाद किस्मत से मास्टर ऑनलाइन आ जाते हैं। मास्टर को ऑनलाइन आते हैं देख दक्ष उनको एक मैच के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। दक्ष उनके साथ खेलने नहीं चाहता था, वे बस उनसे बात करना चाहता था। दक्ष के रिक्वेस्ट सेंड करते ही मास्टर उसे उठा लेते हैं और फिर दक्ष उनके सामने खड़ा होता है। तो तुम ठीक हो ही गए? मास्टर दक्ष से पूछते हैं। हाँ, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, दक्ष कहता है। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना। ऐसा करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुमने मुझे इंप्रेस करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, मास्टर कहते हैं। मास्टर जी, ये बात सुनकर दक्ष कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुराने लगता है। वैसे मैं तुम्हें सीखने को तैयार हूं, मास्टर कहते हैं। मास्टर की ये बात सुनकर दक्ष बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस आश्रम से हो और तुम कौन हो और इन ग्रहों पर कब से रह रहे हो? मास्टर दक्ष से पूछता है। मास्टर की ये बात सुनकर दक्ष थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वे किसी को नहीं बताना चाहता था कि वे कहां पर है और वे कब से यहां पर आया हुआ है।